हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम इसका पार्ट 2 करेंगे एविडेंस एक्ट का, और जिसमें न्यू क्रिमिनल लॉज के भी क्वेश्चंस होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिटन डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड बाय राइटिंग ओनली। दिस मैक्सिम हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड। कौन से सेक्शन में है? मैंने बोला रिटन डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड, सिर्फ राइटिंग से ही हमें प्रूव करना होगा। जब हम इन तीनों सेक्शंस को देखेंगे, हमें एज सच एक बार में पता नहीं लगेगा। तो इसमें हमें क्या करना है? सेक्शन 87 जब हम देखेंगे, उसकी हेडिंग से हमें समझना होगा वो प्रिजम्पशन की बात करता है। सेक्शन 121 बात करता है जजेस और मजिस्ट्रेट के बारे में। तो इसका मतलब ये कुछ रिटन डॉक्यूमेंट के बारे में तो बोल ही नहीं रहा है। और सेक्शन 91 बात करता है कि एविडेंस ऑफ, हम कुछ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जो एविडेंस हैं या कुछ भी हैं, उसको रिड्यूस कर रहे हैं। किस में रिड्यूस कर रहे हैं? फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट में। तो इसका मतलब जितने भी ये टर्म्स हैं, हम उसको डॉक्यूमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस वाले सेक्शन से हम पता कर सकते हैं कि जो भी रिटन डॉक्यूमेंट होगा वो हमें प्रूव करना होगा एक राइटिंग से ही। ओके, अगले पे आ जाओ। देखो, इस वीडियो में मैंने कम क्वेश्चन ही लिए हैं, शायद 26-27 के अराउंड लिए हैं, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगी वो एविडेंस का डायरेक्ट, जो मैं लाइन टू लाइन बताऊंगी, सिर्फ इस पर्पस के लिए कि हमें एमसीक्यूज जो है पेपर के टाइम पे क्लिक कर जाए। मैं एक वैसी वन शॉट वीडियो भी ले आऊंगी, ठीक है, जो इसी पर्पस के लिए सिर्फ। अगला क्वेश्चन है, ओरल एविडेंस ऑफ फैक्ट इनवैलिडेटिंग द डॉक्यूमेंट इज एडमिसिबल अंडर। हमने बोला कि ओरल एविडेंस तो है उस फैक्ट का जो डॉक्यूमेंट को इनवैलिडेट कर देता है, चाहे वो मिस्टेक की वजह से हो, मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से हो, बट वो डॉक्यूमेंट को इनवैलिडेट कर देता है। वो हमें कहाँ गिवन है? 92 के प्रोवाइजो 1 में। जब हम इसको पढ़ते हैं, हमें वहां पे इनवैलिडेट टर्म दिख जाएगा। प्रोवाइजो 2 जो है वो बात करता है टर्म्स जब डॉक्यूमेंट की साइलेंट है उसके बारे में, ठीक है। जो 3 हमारा प्रोवाइजो 3 है वो हमारी बात करता है कंडीशन प्रेसिडेंट की, कि कोई कंडीशन प्रेसिडेंट है उसके बारे में। फोर्थ, मैंने बोला फोर्थ बात करता है सेपरेट, अलग से एक और सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट हमने बनाया है उसके बारे में। प्रोवाइजो 5 बात करता है हमारे कस्टम्स के बारे में। और प्रोवाइजो 6 बात करता है हमारी एम्बिग्विटी के बारे में, जब कोई चीज क्लियर नहीं होती है। ओके, अगले पे आ जाओ। लेटेंट एम्बिग्विटी। पहली बात, ये लेटेंट और दो तरह की एम्बिग्विटी होती है। एक होती है लेटेंट एम्बिग्विटी, एक होती है पेटेंट एम्बिग्विटी। और ये एम्बिग्विटी हमें कौन से सेक्शंस में गिवन है? सेक्शन 93 से 98 ऑफ एविडेंस एक्ट, ठीक है। इसको हमें पढ़ने के बाद पता लगता है कि ये दो तरह की एम्बिग्विटी की बात कर रहा है। पेटेंट एम्बिग्विटी कौन सी होती है? जो कोई भी देखकर बता देगा हाँ कुछ तो इस चीज में गड़बड़ है। जैसे, भाई साहब कितने में घोड़ा बेचोगे? 1000 में बेचोगे या 1500 बेचोगे? तो इसके लिए क्या एविडेंस हमें देने पड़ेंगे? आंसर इज नो, एडमिसिबल नहीं होते। रीजन भी, भाई जब दिख रहा है एम्बिग्विटी है, 1000 का या 1500 क्या होता है? एक रेट बताओ, या तो 1000 बताओ कंफर्म या 1500 कंफर्म बताओ। तो पेटेंट मतलब जो मेरे को विजिबल है कि एम्बिग्विटी है, तो उसके लिए हम तुमसे एविडेंस नहीं मांगेंगे, उसको सफाई पेश करने के लिए कुछ भी। बट जो लेटेंट एम्बिग्विटी है, इसमें क्या है, हम क्या मांगते हैं? एक तरह का ये जो लेटेंट एम्बिग्विटी जो हमें नहीं दिख रही, इसका मतलब एक हिडन करेक्टर की है, जिसकी क्लैरिफिकेशन के लिए तुम ओरल एविडेंस दे सकते हो, क्योंकि वो एम्बिग्विटी हमें नहीं दिख रही इस वजह से, ठीक है। अगले पे आ जाओ। बर्डन ऑफ प्रूफ हमें कहां दे रखा है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है 101 से 114 ए में। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। बोल रहा है विच सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट इज नॉट ऑन शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ। जो बात नहीं करता कि बर्डन जो है शिफ्ट होगा, दैट इज सेक्शन 101। 101 क्या बोलता है? जो भी केस ला रहा है, सूट डाल रहा है कोर्ट के आगे, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर होगा। तो कल को अगर ए कह रहा है मिस्टर बी ने जो है मर्डर किया है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर, ए के ऊपर होगा, और ये यूं नहीं है शिफ्ट हो जाएगा। जबकि 102 बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ के शिफ्टिंग होने की। इसका मतलब ए और बी एक केस में है, दोनों अपोजिट पार्टी। पहले ए के ऊपर है बर्डन ऑफ प्रूफ, जब ए ने प्रूफ कर दिया फिर बी के ऊपर हो जाएगा, बी ने अपना पॉइंट बोल दिया फिर ए के ऊपर हो जाएगा। तो ये बर्डन जो है चलता रहता है, और लास्ट में हारता कौन है? जो लास्ट में अपनी चीज प्रूव नहीं कर पाता है, ठीक है। अगले पे आ जाओ। एलिबाई। एलिबाई हमने कहां पढ़ा था? याद करो, हमने एलिबाई पढ़ा था सेक्शन 11 में, जहां पे मैंने बोला था कि
दिल्ली में कोई ऑफेंस हुआ, भाई मैं तो दिल्ली में था ही नहीं, मैं तो लखनऊ में था। तो ये किसको प्रूव करना होगा? मुझे, मिस्टर ए को। मिस्टर ए बोल रहा है कि भाई मैंने दिल्ली में कोई क्राइम नहीं किया। क्योंकि मैंने क्राइम क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई मैं तो उस समय लखनऊ था। तो यहाँ पे मैंने कोई क्राइम नहीं किया, इसका मतलब मैं यहाँ पे अभी क्या हूँ? एक्यूज्ड हूँ। तो मेरे पास प्ली ऑफ एलिबाई, मेरे ऊपर डिफेंस है ये। तो किसके ऊपर बर्डन होता है इस चीज का? एक्यूज्ड के ऊपर। बट यहाँ पे हमने क्या बोला? ये प्रूव करने के लिए एलिबाई बर्डन किसके ऊपर होगा? एक्यूज्ड के ऊपर। ओके, आ जाओ आगे। अच्छा, ये जो प्रिजम्पशन है हमारी, ये जो बर्डन है, ये बर्डन वाली बात बोल रहा है। ये बर्डन हमें कहाँ दे रखा है इसका? सेक्शन 103 को जब हम पढ़ते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ, एक पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूव करने के लिए, वो 103 में हमें पता लगता है कि ये किसकी बात कर रहा है? एलिबाई की। ठीक है, एलिबाई वाला एग्जाम्पल आ जाता है कहाँ पे? सेक्शन 103 में। फिर आता है कौन सा सेक्शन जो है बात करता है डॉक्ट्राइन ऑफ रेस इप्सा लॉकिटर। अब ये एक ऐसी मैगजीन है जो हमें बेयर एक्ट से नहीं पता लगती है, तो इसका आंसर क्या होगा? सेक्शन 106। इस मैगजीन का मतलब क्या होता है? अगर हम आसान भाषा में देखें, इसका मतलब है थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, कि जो चीज है वो अपने लिए, जो भी सिचुएशन है वो अपने आप बोल जाती है कि क्या कुछ हो रहा है। जैसे कि इसका एग्जांपल ये रहा अगले क्वेश्चन में। ए इज चार्ज्ड विद ट्रेवलिंग ऑन अ रेलवे विदाउट अ टिकट, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही हैड अ टिकट। अब क्या हुआ? ए के हमने ऊपर चार्ज लगा दिया, क्या भाई तू बिना टिकट के चल रहा है गाड़ी में। अब बर्डन ऑफ प्रूविंग, किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा इस चीज का? कि मेरे पास तो टिकट थी। वही मेरे ऊपर तुम चार्ज लगा रहे हो कि मैं जो हूँ ट्रेन में चढ़ रही हूँ बिना टिकट के। तो मैं बोलूंगी भाई है मेरे पास टिकट, ऐसे कैसे बोल रहे हो, है मेरे पास टिकट। तो कौन हूं मैं यहाँ पे? एक तरह की एक्यूज हूँ, क्योंकि तुमने मेरे ऊपर चार्ज लगाया है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी मेरे ऊपर होगा, तो ये मेरे को प्रूफ करना पड़ेगा सेक्शन 106 में। अब आ जाओ इसमें। अभी मैंने क्या बताया? थिंग्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, कि मैंने बोला भाई मेरे पास है टिकट, तो मेरी चीजें खुद ही बताएगी, मेरे सर्कमस्टांसेस खुद बताएंगे, और वो बर्डन जो है वो मेरे ऊपर होगा प्रूव करने का। ठीक है, सेक्शन 106 हो गया। अब आ जाओ अगले पे। सेक्शन 112 किसके साथ डील करता है? पहले उसका टाइटल पढ़ो। टाइटल क्या बोल रहा है? कह रहा है बर्थ। और कौन सा बर्थ? ड्यूरिंग मैरिज। अगर मैरिज के दौरान बच्चे का जन्म होता है, हम उसको कंक्लूसिव प्रूफ मान के चलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या ये प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ है? नहीं। मैरिज है? नहीं। डेथ है? नहीं। बर्थ हो रहा है मैरिज के टाइम पे, ये प्रिजम्पशन है लेजिटिमेसी के ऊपर, बच्चे का वो जानने के लिए, बच्चा क्या कहते हैं उसको हम, लेजिटिमेट है कि इलेजिटिमेट है, उसके बारे में। ठीक है, और सेक्शन 112 में हमें साफ लिखा है, अगर चाइल्ड जो है बोर्न हो जाता है कितने दिनों के अंदर, मैरिज को डिसॉल्व होने के बाद, वो कंक्लूसिव प्रूफ होएगा लेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड का। कितने डेज के अंदर? 280 दिनों के अंदर। अब मैंने बोला यहाँ पे ना सेक्शन नंबर है ना कुछ है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये कौन सा सेक्शन है? देखो, जब मैं आप लोगों को बेरेक्ट से बताऊंगी, मैं उसमें ये बताऊंगी कि जो मैंने पहली वीडियो में कवर किया था कि मे प्रिज्यूम होता है, शैल प्रिज्यूम होता है, और कंक्लूसिव प्रूफ होता है। और कंक्लूसिव प्रूफ ऐसा नहीं है हर सेक्शन में होता है, सिर्फ 4-5 सेक्शन है जहां पे कंक्लूसिव प्रूफ है, जैसे ये 112 हो गया। ठीक है, उसमें से एक एग्जांपल ये भी है। तो इसके थ्रू हमें पता लग जाएगा हाँ कंक्लूसिव प्रूफ की कहाँ बात कर रखी है। ठीक है, अगले पे आ जाओ। कौन से सेक्शन में एस्ट्रोपल के बारे में दे रखा है? ये भी इजी है, सेक्शन 115 से 117। ठीक है, अब एस्ट्रोपल का मतलब क्या है? एस्ट्रोपल का मतलब है, देखो, ए ने बी को बोला कि भाई मैं तेरे को गाड़ी दे दूंगा, मैं तेरी गाड़ी बेच दूं क्या? ऐसे बोलता है, बी को बोलता है भाई मैं तेरी गाड़ी बेच दूं क्या? बी क्या करता है? कुछ नहीं बोलता, सिर्फ स्माइल कर देता है। तो कल को अगर ए उसको बेचने जा रहा है, बी बीच में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। क्यों? बी ने स्माइल करी, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं अपनी इम्प्लाइड कंसेंट दे रहा था, हाँ भाई उस चीज को तू बेच दे। तो अब जो है बी पे एस्टॉपल लग जाएगा कि भाई अब तू बीच में नहीं आएगा। इसका मतलब रिस्ट्रिक्शन टू मेक स्टेटमेंट कॉन्ट्रेरी टू द अर्लियर स्टेटमेंट। भाई अब तेरे को रिस्ट्रिक्ट करे जाते हैं, अब तू कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं देगा जो विपरीत होगी तेरी पहले वाली स्टेटमेंट के। मतलब बी अब ऐसे नहीं कह सकता भाई मैंने तो उस दिन कुछ नहीं किया, भाई मैंने तो उस दिन कोई स्माइल नहीं करी। अब बी जाकर ऐसा नहीं बोल सकता, क्यों? क्योंकि वो उसकी कॉन्ट्रेरी चली जाएगी पहली वाली स्टेटमेंट से। ये होता है एस्ट्रोपल। ओके, सेक्शन 116 में टेनेंट और लैंडलॉर्ड का बता रखा है। तो टेनेंट जो है हमने स्टॉप्ड करा है कि वो लैंडलॉर्ड का टाइटल मना नहीं करेगा
क्या कि ये तो लैंडलॉर्ड है ही नहीं, वो ऐसा नहीं बोल सकता। कब नहीं बोल सकता? जब तक उसकी टेनेंसी कंटिन्यू है, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ टेनेंसी। और ये सेक्शन 116 पढ़ेंगे, बिल्कुल डायरेक्ट लाइन लिखी हुई है। ओके, कौन सा प्रोविजन जो है बताता है दैट ल्यूनेटिक कैन बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस? एक ल्यूनेटिक भी कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है। जब हम सेक्शन 118 की एक्सप्लेनेशन देखते हैं, उसके थ्रू हमें ये चीज पता लग जाती है। ठीक है, A witness who is unable to speak is called, जो विटनेस नहीं बोल सकता उसको हम क्या कहेंगे? डम विटनेस। और इसके बारे में कहां दे रखा है? सेक्शन 119 में। और ये जो होते हैं इस बंदे के दिए हुए, अब ये नहीं बोल पा रहा तो ये कुछ भी लिख कर देगा या साइंस बनाएगा, जेस्टर्स बनाएगा। इस वाले एविडेंसेस को हम ओरल एविडेंस के तौर पर ही देखते हैं, चाहे वो उस चीज को लिख कर दे। इसका मतलब ये नहीं है तुम उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कह रहे हो। वहां पे साफ लिखा है कि डम विटनेस वाले जो बंदा नहीं बोल सकता उसके एविडेंस शैल बी डीम्ड टू बी ओरल एविडेंस। हम उनको क्या मानेंगे? ओरल एविडेंस मानेंगे। ओके, अगले पे आ जाओ। फॉर द प्रोटेक्शन अंडर 124, 124 हम जब पढ़ेंगे उसका टाइटल हमें लिखा हुआ है ऑफिशियल कम्युनिकेशन। तो ये किस चीज की कम्युनिकेशन की बात कर रहा है? जो तुम पब्लिक ऑफिसर को दे रहे हो ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में। ठीक है, 133 किसकी बात करता है? बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, अकम्प्लेस की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिविलेज कम्युनिकेशन कौन सी नहीं है? देखो प्रिविलेज कम्युनिकेशन कौन सी है, पहले हम वो देखते हैं। दैट इज सेक्शन 121 से 129। हमें नोट का ध्यान रखना है हर क्वेश्चन में, कहाँ है कहाँ नहीं। तो 121 से 129 में बोला है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। और जब हम इन सेक्शंस को देखते हैं हमें पता लग जाएगा वहां पे हस्बैंड वाइफ के बारे में आ गया, मतलब मैट्रिमोनियल हो गया। हमें पता है वहां पे लॉयर्स, एडवोकेट्स, क्लाइंट्स, इनके बारे में आ गया जो हम सेक्शन 126 वगैरह पढ़ते हैं। इसका मतलब प्रोफेशनल कम्युनिकेशन भी आ गया। और ऑफिशियल कम्युनिकेशन 124 में हम पढ़ते हैं, उसके बारे में आ गया। इसका मतलब पैटर्नल कम्युनिकेशन प्रिविलेज कम्युनिकेशन में नहीं आती। ठीक है, इस मेथड को हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, कि जब हमें नहीं पता है तो हमें बाकी सब ऑप्शंस को देखकर काट के फिर अपना फाइनल आंसर निकालना होगा। ठीक है, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस इज टू बी डिसाइडेड बाय, ये एविडेंस ए ने दिया, ये बी ने दिया, ये इसका एविडेंस मैं एडमिट करूं कि नहीं, बी का एडमिट करूं कि नहीं, कौन बताएगा? भाई जज ही तो बताएगा, पार्टी थोड़ी ना बता सकती हैं। इसको देखो स्मार्टली, बिल्कुल स्मार्टली इस पे अपना दिमाग लगाओ और सोचो। ए ने अपना एविडेंस दिया, बी ने अपना एविडेंस दिया, यार इसने तो 1 2 3 4 इतने एविडेंस दिए, इसने इतने इतने दे दिए। अब मैं कौन सा लूं इनमें से? ये वाला लूं, ये वाला लूं? कौन बताएगा? जज बताएगा। ओके, अगले पे आ जाओ। क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ वंस ओन विटनेस। देखो सेक्शन 137 और 138 को जब हम पढ़ेंगे ना, हमें पता लगेगी 3 टर्म। एक होती है एग्जामिनेशन इन चीफ, एक होती है क्रॉस एग्जामिनेशन, एक होती है री एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ वंस ओन विटनेस, और मैंने कौन सा सेक्शन बोला? 137। देखो एग्जामिनेशन चीफ में क्या होता है, यहाँ पे एग्जामिनेशन करती है वही पार्टी जो उस विटनेस को बुलाना चाहती है, बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम। अगर मैंने मिस्टर ए को बुलाया है तो मैं उससे क्वेश्चंस पूछूंगी, दैट विल बी एग्जामिनेशन इन चीफ। क्रॉस एग्जामिनेशन, मिस्टर बी का एडवोकेट जो है मेरे ए से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, दैट इज क्रॉस एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन क्या है? मैं मेरे ए से ही दोबारा कुछ पूछना चाहूंगी, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन में बी के एडवोकेट ने ऐसा कुछ इससे पूछा जो ए थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो इसलिए मैं जो एडवोकेट हूं ए का, ए के बिहाफ पे मैं कुछ और पूछना चाहूंगी, उसको हम कहते हैं री एग्जामिनेशन। किस पर्पज के लिए पूछती हूँ मैं? कि अगर कोई भी मैटर आया है उसको मैं एक्सप्लेन कर पाऊं, कि मिस्टर बी के एडवोकेट को बोल रही हूँ भाई साहब ये ए ऐसे नहीं कहना चाह रहा था, वो ऐसे ऐसे कहना चाह रहा था, आप थोड़ा गलत समझ रहे हो उस चीज को। ये हो जाता है री एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इन्होंने बोला क्रॉस एग्जामिन कर रहे हो तुम खुद के विटनेस का, इसका मतलब कहीं ना कहीं बात कर रही है री एग्जामिनेशन वाले स्टेप की। तो वो तुम कर तो सकते हो, कोई बात नहीं, बट एक बार तुम्हें वहां पे कोर्ट की परमिशन तो देखो लेनी ही पड़ेगी। और ये चीज कहाँ लिखी है? जब हम सेक्शन 138 पढ़ते हैं, जो लास्ट पैरा है वहां पे पढ़ने के बाद हमें पता लगेगा कि हमें कोर्ट की परमिशन रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, अगले पे आ जाओ। कोई भी क्वेश्चन जो आंसर सजेस्ट कर रहे हैं विच द पर्सन पुटिंग इट विशेस या एक्सपेक्ट्स टू रिसीव, इन क्वेश्चंस को हम क्या कहते हैं? देखो ये जो है बात कर रहा है सेक्शन 141 से 143, दैट इज द लीडिंग क्वेश्चंस। लीडिंग क्वेश्चन जो आंसर ही बता रहे हैं, जैसे कि
मैंने बोला भाई तू दिल्ली गया हुआ था क्या, तो इसी में बता रहा है कोई क्राइम हुआ है और वो आंसर सजेस्ट कर रहे हैं कि हाँ वो दिल्ली की ही बात कर रहा है जहां पे वो क्राइम हुआ था। तो ऐसा कोई क्वेश्चन जहां पे आंसर सजेस्ट करे जा रहे हैं। ओके, तो ये हो जाते हैं हमारे लीडिंग क्वेश्चन। होस्टाइल विटनेस क्या होता है? होस्टाइल विटनेस वो विटनेस, पहली बात जो अनफेवरेबल हो गया है। क्या हो गया है? अनफेवरेबल। इसका मतलब वो विटनेस जो आंसर देता है उसी पार्टी के अगेंस्ट में जिसने उसको बुलाया। मिस्टर ए ने अपने विटनेस एक्स को बुलाया, एक्स ने ए के अगेंस्ट में ही जवाब दे दिए, तो वो क्या हो गया? अनफेवरेबल हो गया मिस्टर एक्स, कि अब तो ए के फेवर में जा ही नहीं रहा, और जबकि बुलाया क्यों था? ए के फेवर में, अभी तो ए के ही अगेंस्ट में जा रहा है। तो हम कह देते हैं विटनेस क्या हो गया? होस्टाइल हो गया। तो ये कहां दे रखा है? 154 में। ठीक है, तो होस्टाइल विटनेस मतलब वो विटनेस जो अनफेवरेबल हो चुका है। ओके, अगले पे आ जाओ। कौन से सेक्शन में एविडेंस एक्ट के जज एम्पावर्ड है टू आस्क एनी क्वेश्चन, रेलेवेंट है, इररेलेवेंट है टू अ विटनेस या पार्टी टू अ सूट? देखो, जो सेक्शन 165 है ये बहुत वाइड पावर्स देता है कोर्ट को, जो हमारे जज हैं उनको बहुत वाइड पावर्स है 165 के थ्रू, क्योंकि इस वाले सेक्शन को जब हम पढ़ेंगे हमें पता लगेगा कि यहाँ पे जो जज हैं वो कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी पार्टी से पूछ सकते हैं, किसी भी विटनेस से, चाहे वो क्वेश्चन रेलेवेंट हो, चाहे वो हो इररेलेवेंट हो, चाहे किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर हो, चाहे कोई थिंग के ऊपर हो। ठीक है, और किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी टाइम पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। समझ गए? कौन से सेक्शन में? सेक्शन 165 में। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वाइड पावर्स 165 में एक जज को मिली हुई है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। ये छोटी सी ही वीडियो बनाई थी मैंने, ज्यादा लंबी नहीं बनाई। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मैं एविडेंस एक्ट के बेयर एक्ट को पढ़ूंगी और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जो सिर्फ और सिर्फ AIBE एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।